ठंड में गरीब का पेड़ घर। अरे वाह, आज तो चूल्हे की करारी करारी बाजरे की रोटी खाकर आनंद आ गया। और बहू, थोड़ा सरसों बथुआ का साग देना, अगर कढ़ाई में हो तो। बहुत ही बढ़िया बनाया है साग। जी कढ़ाई तो साग से भरी हुई है, चिंता मत कीजिए, खाना नहीं घटेगा, अच्छे से खाइए। मधु, एक गर्मा गर्म बाजरे की रोटी मेरी थाली में भी देना। ये लीजिए संतोष जी। सोनू, खुशी, तुम दोनों सरसों बथुआ का साग और बाजरे की रोटी लोगे? नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है, मुझे बस मेरे हिस्से का गाजर का हलवा दे दो, मुझे गर्मा गर्म हलवा खाना है। मधु मुस्कुराकर पत्तों की कटोरी में गर्मा गर्म गाजर का हलवा डालकर बच्चे को देती है। जहाँ सुबह सुबह जंगल में हर तरफ कुहासा फैला हुआ था। जमीन पर मोटी मोटी जड़ें फैली हुई थीं जो जमीन की जड़ों में जा रही थीं। जहाँ एक गरीब परिवार ने आश्रय लिया हुआ था, जहाँ पत्तों के बिछौने पर बैठे सदस्य खा रहे थे और धुएं में जूझते हुए बहू मिट्टी के 3 चूल्हे पर खाना बना रही थी। पेड़ घर के अंदर का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गरीब परिवार में दावत चल रही थी। तो क्या इतनी कहर ढाते ठंड के माहौल में ये परिवार पेड़ घर में पिकनिक मनाने आए थे? मगर सबकी गरीब वेशभूषा तो कुछ अलग ही बयां कर रही थी। सावित्री, मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसे खुशहाल मंजर की कल्पना नहीं की थी। हमारा परिवार इस तरह पेड़ घर के अंदर कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म दावत खाएंगे। अजी, ये दावत जो हम खा रहे हैं ये बहू की मेहनत का फल और सिला है। बहू ने इस कथन को पूरा कर दिया कि एक बहू लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का साक्षात रूप होती है, वरना आज हम ना जाने कहाँ भटक रहे होते। ये कहते हुए सावित्री देवी की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं जब ये परिवार किस कदर कड़ाके की ठंड में दुख भरे पल काट रहे थे। अरे ये कौन कमबख्त कंबल की छीना छानी कर रहा है? इतने में सर्दी लगने से सावित्री देवी की नींद खुल जाती है। वह खुद को दीवार की तरफ पाती है। पूरा परिवार एक कंबल में एक तरफ एक होकर सो रहे थे। दीवार की दरार से बर्फीली हवा घर में घुस रही थी। देखो तो सबके सब खुद कैसे खर्राटे भरकर सो रही हैं और मुझे दीवार की तरफ धकेल दिया। जी खिसको तोड़ा इधर। तुम्हारा तो रोज का यही धंधा है सावित्री, सवेरे सवेरे दाना पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ जाती हो। एक तो सारी रात ठंड के मारे नींद भी नहीं पड़ती मुझको। सर्दी के उस समय सुबह के 5 बजे दोनों सास ससुर में बहसबाजी होती देखकर बहू मधु उठकर बैठ जाती है। माँ जी, बाऊ जी, आप झगड़िए मत, अच्छे से सो जाइए। अरे बहू, तू भी बिस्तर में रह, बाहर क्यों निकल रही है? अभी तो पूरी तरह भोर नहीं हुई है। नहीं माँ जी, मैं जंगल जा रही हूँ महुआ चुनकर लाने, वरना कोई और चुनकर ले जाएगा। बेचारी गरीब बहू एक पुरानी फटी शॉल में खुद को ढककर जंगल आ जाती है, जहाँ रुई की तरह सफेद धुंध छाई थी और जमीन पर सफेद महुआ मोतियों की तरह बिखरे हुए थे। कितनी सर्द हवा बह रही है। आज तो काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ से महुआ टपका है। कुछ भी अभी जाकर रोटी बना दूंगी और कुछ को धूप में सुखाकर ओखली में रख दूंगी, बाद में भरण पोषण के काम आएंगे। वैसे भी अभी तो संतोष जी के पास कोई काम धाम नहीं है। ठिठुरते हुए महुआ और ईंधन लेके वो घर लौटकर महुआ की रोटी बनाकर सबको परोसती है। सब मिलकर थोड़े में ही खाकर गुजारा करते हैं। माँ, आज वाली महुआ की रोटी तो बहुत ही अच्छी मिठास भरी है, मगर मेरा पेट नहीं भरा, एक और रोटी दो। नहीं बेटा, अभी दादा दादी पिताजी और बुआ खाने के लिए बाकी बच्चे हैं, उन्हें खा लेने दो। रोटी ना मिलने पर सोनू मुंह फुला लेता है। तभी छलकते आंसुओं से घर के मुखिया दीनदयाल ने कहा, बहू, बच्चे का दिल मत तोड़, दे दे एक रोटी। हम लोग तो फिर भी आधा पेट भरकर खाकर रह जाएंगे, मगर इन बच्चों को रूखे सूखे के सिवा मिलता ही क्या है? जाने के ठंड का मौसम कब बीतेगा कि मिस्त्री का काम चले। दीनदयाल का परिवार बहुत गरीब तबके का था। दोनों बाप बेटे मिस्त्री का काम करते थे। घर के नाम पर परिवार के पास 25 गज की झुग्गी थी, जिसमें सब लोग सकेती से गुजारा करते थे। मगर गरीब ससुराल वालों को एहसास भी नहीं था कि उन पर कितना बड़ा संकट आने वाला है। एकदम से एक पुलिस वाला आता है और उन पर रौब झाड़ता है। दीनदयाल कौन है यहाँ? जी जी जी, मैं ही हूँ साहब। क्या हुआ? अरे तुम लोगों की जमीन खाली करनी होगी। ये जमीन सरकार की संपत्ति में आती है। तुम लोगों ने अवैध तरह से झुग्गी बना रखी है यहाँ पे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम यहाँ कई बरसों से रह रहे हैं, ये हमारी जमीन है। आप हमें यहाँ से बिना नोटिस के नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो अब तुम मुझे 2 टके के गरीब सड़क छाप लोग कानून पढ़ाओगे? एक तो इतने सालों से सरकारी जमीन पर मजे उड़ा रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम पूरे परिवार को जेल में डाल सकता हूँ, फिर पिसते रहना जेल की चक्की, वरना शराफत से निकल लो यहाँ से। आंखों में आंसू लिए ससुराल वाले सामान बांध कर निकल जाते हैं। तभी दुख भरे दिल से सावित्री बोलती है, हम तो ये घर छोड़ रहे हैं दरोगा बाबू, मगर याद रखना, गरीब का रुआ नोच कर तुम भी नहीं पलोगे, हाय पड़ेगी तुम पर। ये सुनकर पुलिस वाला भड़क कर लाठी चलाता है। हे राम, हे राम। साली सन की बुढ़िया, चली जा वरना सारी चर्बी निकाल कर रख दूंगा। माँ, तुम ठीक तो हो माँ? धिक्कार है तुम पर इंस्पेक्टर साहब, एक बुजुर्ग पर लाठी बरसाते हो, याद रखना। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती तो आवाज नहीं होती। चलो मधु, किरण, चलो यहाँ से। बेचारे गरीब ससुराल वाले सनसनाती सर्द हवाओं में दर दर भटकते हैं। चारों तरफ कोहरा छाया था, आसमान से ओले बरस रहे थे।
खुशी मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, संतोष जी से तो तेज बुखार है। बुखार तो चढ़ेगा ही बहू, माघ का मौसम है, ठंड का कहर इस कदर सितम ढा रहा है। ऐसे में ना हमारे सर पर छत है ना गर्म कपड़े। भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। माँ, क्या इस क्षण में हम मर जाएंगे? बोलो ना। नहीं मेरे लाल, हम सब जिंदा रहेंगे। एकदम से बहू को जंगल का ख्याल आता है। सब लोग जंगल का रुख करते हैं, जहाँ घने पेड़ ही पेड़ थे और जमीन के ज्यादातर हिस्से में जड़ें फैली थी। अब हमें इस जंगल में ही आश्रय लेना होगा। सब लोग देखिए, यहाँ कितने विशाल मोटे तने वाले पेड़ हैं। जब ये पक्षी इन पेड़ों पर आसरा ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मगर भाभी, ये सारे पेड़ तो ठोस हैं, इसमें घर बनाना असंभव है। एकदम से बहू का ध्यान कटपोड़वा पर जाता है, जो कि चोंच से पेड़ खोद रहा है। माँ जी, जुगाड़ आ गया। बाबूजी, संतोष जी, वो देखिए, वो तना कटा पेड़, हम उसे ही कुल्हाड़ी से खोखला करते हैं। सब साथ मिलकर करेंगे तो जल्दी काम बन जाएगा। मगर मधु, हमारे पास इतने औजार भी तो नहीं है। भैया, इस जंगल में कितने पत्थर है, मैं इससे औजार बना लेती हूँ। किरण सूझबूझ से पत्थर के पैने हथियार बना लेती है। सब लोग पेड़ की गहराई तक खोखला करके सीढ़ी बनाते हैं और नंदभा भी सफाई करती हैं। गरीब ससुराल वाले पेड़ घर में बस जाते हैं। शुक्र है इस पेड़ घर ने हमें ठंड के मौसम में गर्माहट प्रदान की है, मगर दिन भर की मेहनत के बाद भूख लग गई है। तभी बहू पत्तों की टोकरी में जंगल से कंदमूल फल ले आती है। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। ये देखिए, हम सबके लिए जंगल में ताजे ताजे अंजीर फल और जलेबी फल लाई हूँ, सब लोग इसे खा लीजिए। पूरा परिवार फलों से पेट भर लेते हैं। अगले दिन मधु तड़के सुबह उठकर जंगल से मिट्टी लेकर चूल्हा, मिट्टी के मजबूत बर्तन और खाना खाने के लिए पत्तों से पत्तल बनाती है और घास की रोटी बनाती है। यूं ही दिन ढलते हैं। माँ जी, बाबूजी, आपकी थाली में गर्मा गर्म रोटी दूं? नहीं बहू, मुझसे तो ये घास की रोटी ही नहीं खत्म हो रही। इतनी कड़क और फीकी है, जरा भी स्वाद मिठास नहीं है इन रोटी में। अजी, क्या करोगे, मजबूरी में खाना तो पड़ेगा। इस सर्दी के मौसम के मौज से तो अमीरों के ही हैं, गरीब के भाग्य में तो इस तरह पेड़ों में गुजर बसर करना और सूखी रोटी खाना ही लिखा है। सावित्री का ऐसा कहना गरीब मधु को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वह जंगल में लकड़ी चुनने आती है तो जमीन की मिट्टी को बारीकी से देखती है। इस जंगल की मिट्टी तो कितनी उपजाऊ है और अभी सर्दियों का सीजन भी है। क्यों ना मैं थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेती हूँ, साग गाजर वगैरह लगा लेती हूँ, जिससे हमारा भरण पोषण भी होगा और ज्यादा मात्रा में सब्जी उगेगी तो बेचकर लाभ भी कमा पाएंगे। मधु पूरे जंगल में मौजूद छील कर कूड़े कचरे को इकट्ठा करती है और खाद बनाकर साग सब्जी उगा लेती है। साथ ही बाजरा, गेहूं, मक्का भी। लगभग 1 महीने के बाद उसकी खेती फलवंत हो जाती है और वह अपने ससुराल वालों को दावत करवाती है। बाबूजी, आपको एक और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी दूं? नहीं बहू, मेरा तो पेट भर गया। 10-12 रोटी खा चुका हूँ बाजरे की। अब तो बस सोने की इच्छा है। भले इस पेड़ घर में पक्के मकान जैसी सहूलियत मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ चैन और सुकून की नींद आती है। सच में जी, इस पेड़ ने ठंड के कड़कड़ाते मौसम में छत प्रदान की। हम सदा इस प्रकृति के आभारी रहेंगे। चल बहू, अब तू भी खा ले, वरना बाजरे की रोटी ठंडी हो जाएगी तो स्वाद नहीं आएगा। गर्मा गर्म खाने पर ही अच्छा लगता है। अंत में बहू पेड़ घर में दावत खाती है और सास चूल्हे पर खाना बनाती है। पूरे घर के बीच गरीबी में मेलजोल उनकी एकता को दर्शा रहा था। लगता नहीं आज ये चूल्हा जलने वाला है। कब से इसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे ना जाने भगवान भी हमें कैसे दिन दिखा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में न रहने के लिए ढंग का घर है और न खाने के लिए खाना। और तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारी और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अरे क्या करूं? अगर छत पर से ये बर्फ नहीं हटाई तो और भी ज्यादा सर्दी लगेगी। इस बर्फ को हटाकर इस तिरपाल को डाल देता हूँ। शंकर अपने झोपड़ी के छत से बर्फ हटाकर उस पर तिरपाल बिछा देता है। तिरपाल बिछाने के बाद शंकर दुलारी के साथ चूल्हा जलाने में उसकी मदद करने में लग जाता है। तभी उन्हें आवाज आती है, माँ, पिताजी, आप ठीक तो है ना? शंकर और दुलारी जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, वह अपनी बेटियों को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन दुलारी अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गए हो। कितने दिनों बाद आई है तो। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर भी आ जाओ। जहाँ एक तरफ बूढ़े माँ बाप बद से बदतर जिंदगी बिता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शंकर और दुलारी की बेटियां महंगी गाड़ियों में से उतरी थी। महंगे कपड़े, महंगा पर्स। आखिर ये सब कैसे? माँ बाप के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, खाने को खाना नसीब नहीं था और बेटियां महंगी गाड़ियों में से उतर रही थी। तो आखिर क्या था इसकी वजह, जो गरीब माँ बाप की ये अमीर बेटियां अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़ चुकी थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शंकर और दुलारी अपनी 2 बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। शंकर और दुलारी की दोनों ही बेटियां शादी योग्य हो चुकी थी। एक रोज दुलारी का भाई श्यामलाल उसके घर आता है। अरे क्या बात है साले साहब, आइए आइए, मैं अभी दुलारी से तुम्हारी ही बात कर रहा था। दीदी, मैंने भारती और अंजलि के लिए रिश्ता देखा है। घर परिवार काफी अच्छा है और लड़का अच्छा खासा पैसा भी कमाता है।
हमें अपने ही हैसियत के हिसाब से लड़का चाहिए। ज्यादा पैसों की ये चीजों की मांग की तो हम उतनी चीजें पूरी नहीं कर पाएंगे। अपनी बेटी को दहेज में सामान तो दोगी ना दीदी? वो लोग दहेज में पैसा नहीं मांग रहे, बस उनका कहना है कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम अपनी बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो साले साहब आप बात कर लीजिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। श्यामलाल अपनी भांजियों की शादी के लिए लड़के वालों से बातचीत करता है। लड़के वाले भी अब लड़की देखने के बाद रिश्ता मंजूर कर देते हैं। लड़के वाले काफी अमीर थे और शंकर का परिवार काफी साधारण, लेकिन शंकर ने अपनी दोनों बेटियों को काफी पढ़ाया लिखाया था। माँ, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब लड़के वाले इतने पैसे वाले हैं तो उन्होंने आपसे मांग भी काफी ज्यादा की होगी, हम लोग इतना कुछ कैसे कर पाएंगे? तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे पिताजी और मामा सब देख लेंगे। बस मैं उदास हूँ तो इस बात से कि अब तू अपने घर चली जाएगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। कैसे बातें कर रही हो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हर महीने आपसे मिलने आया करेंगे। देख रही हो ना माँ, अभी से ये कह रही है कि हम हर महीने आया करेंगे, यानी इसका भी ससुराल जाने का पूरा मन है। तू अपना देख, मुझे मत बता कि मेरा मन क्या है क्या नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और शंकर और दुलारी अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं और दोनों की शादी एक ही मंडप पर होती है। लड़के वाले अच्छे खासे पैसे वाले थे, उस हिसाब से शादी की सारी व्यवस्था की जाती है और शंकर अपनी दोनों बेटियों को सामान देने में भी कोई कंजूसी नहीं करता है। लेकिन इन सब के बीच शंकर और दुलारी अपनी जमा पूंजी, खेत, गहने, हर चीज बेच देते हैं, यहाँ तक कि जिस घर में वो रह रहे थे वो भी। दीदी और जीजा जी, आपको ये घर बेचना नहीं चाहिए था भाई। अगले 2 दिन में आपको ये खाली करना होगा, उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? घर, पैसा, जमीन, बेशक ये सब चला गया हो, लेकिन मेरी दोनों बेटियां जिस घर में गई हैं उस घर में खुश रहें, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। और रही बात हम दोनों के रहने की, तो हम दोनों अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे। दुलारी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे, तुम चिंता ना करो। शंकर और दुलारी ठीक 2 दिन बाद अपना घर भी छोड़ देते हैं जो कि उन्होंने बेच दिया था। अब दोनों अपने पक्के मकान से निकलकर गांव में ही एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करने लगते हैं। दुलारी, तूने अपनी दोनों बेटियों के लिए जो किया है वो शायद ही कोई दूसरा करेगा। अपना घर, जमीन, हर चीज बेचकर तुम दोनों आज यहाँ रह रहे हो। 4 दिन की जिंदगी है, इस घास फूस की झोपड़ी में आराम से कट जाएगी। बस दिक्कत तो इस 2-3 महीने की सर्दी भर है, वरना तो इसमें भी नींद आनी ही है। लेकिन कुछ भी कहो दुलारी, तूने अपनी बेटी की शादी जितने धूमधाम से की उस हिसाब से आज तक गांव में किसी की शादी नहीं हुई है, मान गए तुझे। सारा गांव दुलारी और शंकर के इतने बड़े फैसले से हैरान था, लेकिन दूसरी तरफ लोग दोनों की तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि दोनों ने अपनी बेटियों को बिना बताए अपना सारा कुछ बेचकर उन्हें अच्छी